Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 22nd of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 22 जून 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है लेक विक्टोरिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2013 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। देखो यहाँ पे 3 अलग अलग बीमारियों के नाम दिए गए हैं, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स। पूछा जाता है कि इन तीनों बीमारियों में से कौन सी बीमारी है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में टैटूइंग की वजह से फैल सकती है, जो टैटू करवाया जाता है ना उसकी वजह से फैल सकती है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों बीमारियां फैल सकती हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों कल आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर जो टेस्ला है वो पूरी तरह से ट्रेंड कर रहा था। हुआ क्या एग्जैक्टली, हमारे पीएम मोदी अभी यूएसए के विज़िट पर गए हैं और आज भी एक बहुत बड़ी स्टेट विज़िट वाली मीटिंग होने वाली है। खासकर यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ में काफ़ी सारे डिस्कशंस होंगे पीएम मोदी के। उसके अलावा कल के दिन क्या होता है, इलॉन मस्क के साथ में यहाँ पर एक छोटी सी मीटिंग होती है। उस मीटिंग के बाद बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहाँ पर बताया गया है कि जो टेस्ला है, जो ऑटोमेटिक कार्स को बना रहा है, ये जो टेस्ला है ये कहीं ना कहीं इंडिया में एंट्री लेगा जल्द ही लेगा। ये तारीख वगैरह नहीं बताई गई है कि हाँ कौन सी तारीख को यहाँ पर टेस्ला इंडिया में एंट्री लेने वाला है। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो 2018 से पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग इस बार 24 जून को मुझे 6 साल हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते। मैं तब से सुनता हुआ आ रहा हूँ कि 2019 में स्टार्टिंग में टेस्ला आने वाला था, फिर 2020, 2021, फिर उसके बाद कोविड आ गया, मामला शांत हो गया। फिर पिछले साल भी बात की गई थी कि टेस्ला इंडिया में एंट्री लेगा, लेकिन कुछ इश्यूज़ हो गए थे हमारी सरकार की साइड से और गवर्नमेंट की साइड से। ये क्या इश्यूज़ थे वो भी आगे मैं आपको बताऊँगा। बट अभी यहाँ पर उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया जा रहा है, जिसके बेसिस पर जल्द ही इंडिया में जो टेस्ला है वो एंट्री लेगा, ये बात इलॉन मस्क ने खुद बोली है। वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और ना केवल जल्दी टेस्ला का प्रेजेंस होगा इंडिया में, उसके अलावा जो स्टारलिंक है उसको भी लाने की बात की जा रही है। ये मीटिंग्स में यहाँ पर सारे डिस्कशंस हुए हैं, ये आप देख पाओगे। कल के ही सारे के सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स जो है कल से पब्लिश होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये पूरा मैटर क्या है, इसको थोड़ा और डिटेल से समझते हुए चलते हैं। देखो हुआ क्या है, जो ये मीटिंग हुई है कल पीएम मोदी और इलॉन मस्क के बीच की, इस मीटिंग के बाद ना क्या होता है आपको पता है, मीडिया वाले कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाँ इस मीटिंग के दौरान क्या हुआ, इंडिया का रिस्पांस इस चीज़ को लेकर क्या था, इस प्रकार की जो चीज़ें वो पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे इलॉन मस्क बोलते हैं कि देखो टेस्ला को लेकर इंडिया के साथ में बहुत पहले ही बातचीत चल रही है। साल 2015 की बात है, साल 2015 में पीएम मोदी ऑलरेडी इलॉन मस्क के साथ में एक मीटिंग कर चुके थे। ये तो अभी लेटेस्ट वाला पिक्चर है, कल वाला पिक्चर। उससे पहले 2015 का पिक्चर आपको ये वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो पिक्चर है ये बेसिकली टेस्ला मोटर फैक्ट्री का ही है, यूएसए के अंदर कैलिफोर्निया में ये पूरी फैक्ट्री लगी हुई है। वहाँ पर पीएम मोदी खुद विजिट किए थे। उस समय पर यहाँ पर मेन फोकस किया जा रहा था कि जो टेस्ला है इसको इंडिया में जल्द से जल्द लेकर आया जाए। बट कुछ ना कुछ इश्यूज़ हुए, वो इश्यूज़ थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इलॉन मस्क बोलते हैं कि जो पीएम मोदी हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं। जहाँ पे भी जाते हैं एक इन्वेस्टमेंट लाने की इनकी पूरी कोशिश होती है, कंपनीज़ को अट्रैक्ट करने की जो पूरी कोशिश है वो यहाँ पर रहती है इनकी।
फिर इलॉन मस्क से एक और सवाल पूछा गया, क्या टेस्ला इंडिया में इन्वेस्ट करेगा? तो इनका कहना है बिल्कुल टेस्ला इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। वो इश्यूज़ ना होते तो पहले कर लिया होता, लेकिन अभी क्या है, उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करके ये टेस्ला इंडिया में आएगा, जल्दी आएगा। इन्होंने बोला है कि विल डू सो एज सून एज ह्यूमनली पॉसिबल। एक इंसान से जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी यहाँ पर काम किया जाएगा, बट अभी जो डेट है वो नहीं बताई गई है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहीं पर एक और रेफरेंस दिया गया है, उससे पहले भी यहाँ पर इंडियन मार्केट्स के अंदर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इलॉन मस्क। इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर पहले दे चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अभी पहले की जो रिपोर्ट्स है वो ये भी बता रही हैं कि टेस्ला जो है, इन्होंने यहाँ पर एक लोकेशन वगैरह भी सेटअप कर ली है इंडिया के अंदर में कि कहाँ पे फैक्ट्री लगेगी, है ना। और फैक्ट्री लगने के बाद वहीं पर पूरा मैन्युफैक्चरिंग होगा ना टेस्ला का। तो इस प्रकार का जो पूरा लोकेशन है वो भी यहाँ पर डिसाइड कर लिया गया। ये बातें यहाँ पर इनकी साइड से बोली गई हैं। और स्टारलिंक को लेकर है, तो स्टारलिंक को भी इंडिया में लेकर जाएगा। स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक बेसिकली यहाँ पर इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। स्टारलिंक जो सैटेलाइट है उससे डायरेक्टली आपका फ़ोन कनेक्ट होगा, डायरेक्टली आपको इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा। तो आप कहोगे इससे अच्छा हम ब्रॉडबैंड यूज़ कर लें, वाईफाई यूज़ कर लें, ठीक है, आपको वहाँ पर भी स्पीड मिलती है। लेकिन स्टारलिंक का मेन काम क्या है कि आपको ऐसी जगह पर बैठा कर हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवाना जहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। आप सपोज़ एक टापू पर बैठे हो, आइलैंड पर बैठे हो, वहाँ पर कहीं से कहीं तक इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपको इंटरनेट चाहिए। अगर आप अपना फ़ोन का यूज़ करते हो तो थोड़ा बहुत चलता है, बहुत ही स्लो चलता है। लेकिन वहाँ पर ये जो स्टारलिंक का इंटरनेट है ये बहुत फास्ट चलेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्टेड है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार का जो सैटेलाइट वाला जो ये सिस्टम है वो भी इंडिया के अंदर में लाने की कोशिश की गई है। अब टेस्ला और इंडिया के बीच का इशू क्या हुआ था वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। पिछले साल की बात है, मैंने आपको थोड़ा सा पिछले साल बताया भी था। टेस्ला ने अभी अपनी जो कारें हैं वो इंडिया में रोकने से थोड़ा, मतलब इंडिया में बेचने से थोड़ा रोक लगा दिया था इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि इंडिया टैक्स ज़्यादा ले रहा था। देखो यहाँ पे बात यह है कि जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ यूएसए में बनती, और यूएसए में बनने के बाद में सीधा इंडिया आती। इंडिया जब इसको मतलब ख़रीदता ना, तो इंपोर्ट करता इसको, तो उसके ऊपर इम्पोर्टेड टैक्स लग रहा था, और टैक्स बहुत ज़्यादा था, 100% टैक्स था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर 1 करोड़ की गाड़ी है तो वो 2 करोड़ की हो जाएगी, ठीक है। 20 लाख की गाड़ी है या 40 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी है, तो दुगना प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर सिनेरियो नज़र आ रहा था। तो अभी यहाँ पर इलॉन मस्क का या टेस्ला की साइड से कहना यह था कि जो ये इम्पोर्टेड टैक्स है इसको थोड़ा सा कम किया जाए, ठीक है। लेकिन सरकार हमारी टैक्स को कम नहीं कर रही थी। सरकार का कहना यह था कि देखो टैक्स तो कम नहीं हो पाएगा, उसके बजाय एक दूसरा ऑप्शन है। ऑप्शन यहाँ पर यह है कि टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही क्यों ना की जाए। हमारा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो भी ग्रो करेगा। टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग, इसका जो प्लांट है वो भारत में लगा दो और यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करो, यहीं पर बनाओ और यहीं पर बिकेगी गाड़ी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर डिसाइड की गई थी, बट इसके बेसिस पर टेस्ला की साइड से या इलॉन मस्क की साइड से कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। मामला वहीं पर थम गया था पिछले साल, ठीक है। बट फिर अब यहाँ पर पता ये चलता है, पिछले महीने की बात है, मई के महीने में टेस्ला से ही कुछ लोग निकल कर आते हैं और उन लोगों ने यहाँ पर इंडिया में आकर कुछ लोकेशंस को फाइनल किया है कि कहाँ पर प्लांट लगा सकते हैं। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है ना कि एक मार्केट भी तो चेक करना होता है। तो टेस्ला का भी यहाँ पर कहना यह है कि हम एक मार्केट चेक करना चाहते हैं कि मार्केट कैसा है इंडिया के अंदर में। अगर हम गाड़ी वहाँ पर भेजते हैं तो वो बिकती है किस लेवल पर या नहीं, उस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर देखना बनता है। बट वो बातें अलग हुई। अब यहाँ पर एक प्लांट को लगाने के बारे में जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर काम किए जा रहे हैं। टेस्ला से कई लोग आए पिछले महीने, उन्होंने यहाँ पर लोकेशंस को फाइनलाइज़ किया कि कहाँ कहाँ पर जो प्लांट्स है वो लग सकते हैं। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जल्दी अनाउंसमेंट हो जाए कि टेस्ला ऑटोमेटिक कार्स जो हैं वो इंडिया में एंटर कर रही हैं। आई होप आपको ये मैटर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ये इशू क्या है, कई सारे लोग पूछ रहे थे सर ये टेस्ला और इंडिया की गवर्नमेंट के बीच में क्या इशू था पहले का। तो वो इशूज़ यहाँ पर ये थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ठीक है। आगे आते हैं। नाउ फ्रंट पेज पर आपको एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये वाला। आपको पता होगा कल 21 जून थी, सबको पता है, ठीक है। अब 21 जून को क्या है, 21 जून को हम लोगों ने एक डे का सेलिब्रेशन किया है, वो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ये भी सभी को पता है। तो दोस्तों इस प्रकार के आर्टिकल्स आपको आज के न्यूज़पेपर में भर भर के देखने को मिलेंगे कि पीएम मोदी की बातचीत आज जो बाइडेन के साथ में होगी, डिस्कशंस होंगे, डिनर होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि एक जो स्टेट विजिट होती है, एक बड़ी जो मीटिंग होती है, वो वाली मीटिंग बेसिकली यहाँ पर हो रही है जहाँ पे पीएम मोदी यूएसए में गए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर इस आर्टिकल पर रुका हुआ हूँ।
इस पिक्चर में दिखाया गया है पीएम मोदी के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर के अंदर में योगा सेशन को अटेंड कर रहे हैं। योगा सेशंस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये किया जा रहा है। ये न्यूयॉर्क का पिक्चर है, कल का ही पिक्चर है। क्यों? कल 21 जून थी, कल यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का सेलिब्रेशन हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा ना आपको इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं और वनडे एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब की बार ये नवा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है जिसको सेलिब्रेट किया गया है 21 जून को, यानी कल के दिन। ठीक है, और इस पर्टिकुलर डे पर कई सारे इवेंट्स सेलिब्रेट किए जाते हैं पूरे देश भर में। वो इवेंट्स क्या क्या हैं वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा, बट इस साल का जो थीम क्या है वो ध्यान रखना। जो खुद थीम जो है वो वनडे एग्जामिनेशन पूछा जाता है और डायरेक्टली पूछा जाता है, थीम में कोई आप बदलाव नहीं कर सकते। तो थीम क्या है? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, जो कि यहाँ पर मेन फोकस रखता है कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पर यूनिटी को प्रमोट कर रहा है। तो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ये जो 4 वर्ड हैं ध्यान रखना है, अब की बार के इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का एक मेन थीम है, इसका विषय है। नाउ अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर डे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है वो समझते हैं, इसका इतिहास क्या है, कब से यहाँ पर इस डे का सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। देखो, ये जो आइडिया था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का, ये इंडिया की साइड से दिया गया था और इस आइडिया को देने के बाद में ये बात है बेसिकली जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 69th सेशन चल रही थी 2014 के अंदर में, तो उस ओपनिंग सेशन के दौरान ही यहाँ पर ये पूरा आइडिया दिया गया। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने इसके ऊपर कदम उठाया और 21 जून को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि ये आज से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की तरह होगा। इस प्रकार का एक रेजोल्यूशन दिसंबर 2014 में पास किया गया था और 2015 में सबसे पहला योगा डे सेलिब्रेशंस किया गया था न्यू दिल्ली के राजपथ में। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो न्यू दिल्ली के राजपथ में ये योगा डे सेलिब्रेशन हुआ था ना, इसने 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना दिए थे? क्योंकि ये 2015 का सेशन दुनिया का सबसे बड़ा योगा सेशन था जिसके अंदर में 35,985 पीपल थे। हिंदी में बोले तो 35,985 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 84 नेशनलिटीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था इस सेशन के अंदर में। कई सारे अलग अलग देश से लोग आए थे यहाँ पर योगा सेशंस के अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये 2015 की बात है। समझ गए कि इसका प्रपोजल कहाँ से स्टार्ट हुआ था। नाउ अब बात है योगा और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सभी को पता है योगा के ढेर सारे फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। जो भी यहाँ पर अगर इसको हैबिट में डाल लेता है योगा को, तो उसके बॉडी में बहुत सारे फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। बट ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है? देखो, योगा एक बहुत पुराने ज़माने का फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो कि इंडिया से ही निकल कर आई थी, इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई थी। ये जो वर्ड है योगा, ये संस्कृत से निकल कर आया है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हमारी बॉडी को, हमारे कॉन्शियसनेस को यहाँ पर सिंबलाइज करने का काम करता है। आज के समय में दुनिया भर में जो योगा है वो पॉपुलर हो चुका है और लगातार यहाँ पे पॉपुलैरिटी योगा की बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कोविड-19 के समय पर। कोविड-19 के कई सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिनको रेकमेंड किया गया था आपने योगा करना है और उन्होंने योगा करके अपने आप को ठीक किया था। ठीक है, कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं थे खासकर, उनको भी योगा करवाया गया, क्वारंटीन में, आइसोलेशन में योगा करवाया गया, जिससे एक काफ़ी अच्छे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो उनके ऊपर देखने को मिल गए थे। ठीक है, इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो ये बॉडी है, इन्होंने भी अपने सभी मेंबर स्टेट्स को बोला है कि वो योगा की प्रैक्टिस करें, योगा करवाएं। ठीक है, योगा को एक ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड किया जाए, यानी 2018 से 2030 तक का जो हमारा टारगेट है, इसमें योगा प्लान्स को भी ऐड किया जाए। और अब की बार का जो ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 है, इसमें कई सारी अलग से इंपॉर्टेंट चीज़ें की गई हैं। क्या क्या की गई हैं मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ, ये भी रेलिवेंट है। जैसे जो हमारे ट्राइबल आर्टिजन्स हैं, यानी जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी कला है, अपनी कलाकारी बनाते हैं। कलाकारी मतलब अपनी जो मैट वगैरह है, घासों की चटाई बनाना, इस प्रकार की जो मैट्स वगैरह बनाने का काम करते हैं। तो उनकी मैट्स को अब की बार के योगा डे में प्रमोट किया जा रहा है। उसके लिए कल मैंने आपको पढ़ाया था, ट्राइफिड नाम की एक बॉडी है। ट्राइफिड को अपन बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस पर्टिकुलर बॉडी ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में कोलैबोरेट किया है। कोलैबोरेट करने के साथ में क्या होगा कि जो इतने भी ट्राइबल आर्टिजन्स हैं, जो भी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले कलाकार हैं और ख़ासकर जिन्होंने इस प्रकार के मैट वगैरह बनाए हैं, उनकी योगा मैट को प्रमोट करना, ये अब की बार एक मेन मकसद होने वाला है। योगा मैट में कई सारी प्रकार की मैट है, मधुर मैट्स आती हैं, उसके बाद में सबई ग्रास मैट आती हैं, उसके अलावा गोंदा ग्रास मैट आती हैं। ये झारखंड वाली मैट्स आपको देखने को मिलेंगे। इनको प्रमोट करने का एक मेजर काम यहाँ पर किया जा रहा है इस बार के इवेंट में। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
नाउ ये आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। यूपीएससी ने पहले कई बार जो है क्वेश्चंस इस आर्टिकल के रिगार्डिंग पूछे हैं। देखो, हर साल अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स आती है ना। हाँ, बहुत सारी रिपोर्ट है, अलग अलग नाम है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये इंडेक्स, वो इंडेक्स, इस प्रकार की कई रिपोर्ट्स आती हैं। उसी में एक और इंडेक्स भी ऐड कर लो जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। तो जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है वो 2023 का आ चुका है। इस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है? WEF का मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर में मेन फोकस जेंडर गैप के ऊपर किया जाता है कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जहाँ पर जेंडर गैप कम है और कौन कौन से देश ऐसे हैं जहाँ पर जेंडर गैप अभी भी बहुत ज़्यादा है। जिन भी देशों में जेंडर गैप कम होगा उनकी रैंक अच्छी मानी जाएगी। जैसे अभी टॉप नंबर पर 1 पर आइसलैंड आया है। आइसलैंड का अच्छा स्कोर है, यहाँ पर जेंडर गैप बहुत ही ज़्यादा कम है। और जो सबसे बॉटम पर कंट्री है, जैसे 142वें नंबर पर पाकिस्तान है, तो यहाँ पर जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है। अब जेंडर गैप का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली वो थोड़ा समझते हैं। जेंडर गैप का मतलब है बेसिकली आपके देश में जो रोज़गार दिया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, उस एम्प्लॉयमेंट में कितना ज़्यादा भेदभाव हो रहा है मेल और फीमेल के बीच में, पुरुष और महिला के बीच में। अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं। मान लो पॉलिटिक्स है, अगर पॉलिटिक्स है तो यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट के अंदर में महिला और पुरुष के बीच में कितना भेदभाव हो रहा है। भेदभाव का मतलब है कि ज़्यादा मात्रा में पुरुष हैं, है ना। महिलाओं का जो प्रेजेंस है वो थोड़ा सा कम है, वेमेन का पार्टिसिपेशन कम है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में वेमेन का पार्टिसिपेशन कम है, ऊंची जो बड़ी जॉब्स है वहाँ पर वेमेन का पार्टिसिपेशन कम है। तो ये क्या दर्शाता है? ये जेंडर गैप को दर्शाता है। वेजेस की बात करें, मजदूरी की बात करें, तो महिला को मजदूरी कम मिल रही है, पुरुष को ज़्यादा मिल रही है, जबकि काम सेम कर रहे हैं दोनों। तो ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हैं ये जेंडर गैप कहलाता है। तो जिस भी देश में जेंडर गैप ज़्यादा है उसकी रैंक बुरी है, जिस भी देश के अंदर में जेंडर गैप बहुत ही ज़्यादा कम है उसकी रैंक अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जेंडर गैप का आपको समझ में आया। इंडिया की रैंक पिछले साल के मुकाबले अब की बार कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुई है, अब की बार सुधार आया है। सुधार कैसा है मैं आपको समझाता हूँ। पिछले साल जो भारत की रैंक थी वो 135 थी, कितनी? 135वीं रैंक थी। और अब की बार इंडिया की रैंक 2023 में 127 है, 127। ठीक है, तो 127 रैंक अब की बार भारत की देखने को मिल रही है और थोड़ा सा यहाँ पर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है। 1.4% का इंप्रूवमेंट हुआ है। समझ गए इस बात को? तो आपसे वनडे एग्जामिनेशन में अगर टॉप की कंट्रीज़ पूछ ली जाए तो अब की बार ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर में फर्स्ट रैंक है आइसलैंड की, सेकंड रैंक है नॉर्वे की 59 पर। अब ये जो कंट्रीज़ मैं आपको बता रहा हूँ भारत की आस पड़ोस वाली कंट्रीज़ हैं, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज़ को लेकर भी सवाल ज़्यादा बनते हैं। तो भारत का पड़ोसी बांग्लादेश 59 रैंक पर है, भूटान 103वें रैंक पर है, चाइना 107वें पर, श्रीलंका 115 पर, नेपाल 116 पर, इंडिया 127 पर और पाकिस्तान 142 यानी 142 पर। ठीक है, तो इंडिया में बोला जा रहा है कहीं ना कहीं जो ये ग्लोबल जेंडर गैप है थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि वेजेस और इनकम जो यहाँ पर मजदूरी और जो लोगों की सैलरीज वगैरह जा रही हैं उसमें थोड़ा सा यहाँ पर जो सैलरीज उसमें इक्वालिटी देखने को मिली है। ठीक है, महिला की और पुरुष की जो वेजेस है वो कहीं ना कहीं सिमिलर की गई हैं। और पॉलिटिकल अगर केसेस में बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया ने अभी 23.3% की पैरिटी रजिस्टर्ड की है। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो वेमेन है, वेमेन का पार्टिसिपेशन भी पार्लियामेंट में पॉलिटिक्स में नज़र आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर लगभग 15.1% से जो हमारे MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वहाँ पर वो महिलाओं की सीट देखने को मिल जाएगी। वेमेन का पार्टिसिपेशन, वेमेन का कंट्रीब्यूशन 15% के आसपास का देखने को मिल जाएगा। जबकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि काफ़ी कम देश हैं, मतलब बोलीविया, इंडिया या उसके बाद यहाँ पे फ्रांस, यही कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अपनी लोकल गवर्नमेंट के अंदर में थोड़ा ज़्यादा है। इंडिया का 44.4% है। जो देश जहाँ पर 40% से ज़्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन या महिला का कह सकते हो कि कंट्रीब्यूशन लोकल गवर्नेंस में है, उनमें से मतलब 40% से ज़्यादा जिन देशों में है वो देश बहुत कम है, जिसमें से बोलीविया, इंडिया, फ्रांस यहाँ पर टॉप पर कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। समझ गए इस बात को? तो थोड़ा सा यहाँ पर जो जेंडर गैप है उसमें सुधार आया है। वो किस बेसिस पर आया है वो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, पॉलिटिक्स बेसिस पर। दूसरा यहाँ पर वेजेस और इनकम बेसिस पर, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडिया की जो रैंक है वो पिछले साल के कंपैरिजन में इंप्रूव हो गई है। पिछले साल कितनी रैंक थी? 135 और इस बार है 127। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रेलिवेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ प्रीलिम्स के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है और आगे भी पूछी जाएगी कि इस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाम की बॉडी है, इसको पब्लिश कर दिया WEF।
ठीक है। इसके अंदर क्या क्या देखा जाता है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मतलब जेंडर पैरिटी में जो महिलाएं और पुरुष इनके बीच में डिफ्रेंसिएशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन पर किस लेवल पर, एजुकेशन अटेनमेंट, उसके बाद हेल्थ सर्वाइवर, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इन सारे केसेस को देखा जाता है हर एक कंट्री में। इस इंडेक्स का जो मेन मकसद है, इसका जो मेन एम है वो यही है कि जो गैप्स हैं मेन और वेमेन के बीच में, उन गैप्स को कम से कम किया जाए, क्योंकि इस इंडेक्स के बेसिस पर हर कंट्रीज़ अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। इंडिया की पोजीशन पिछले साल क्या थी ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब उसके बाद थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात करता है, क्योंकि यही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो कि इस इंडेक्स को रिलीज़ करने का काम करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको 1971 में बनाया गया था। प्रॉफिट कमाने का कोई मकसद है नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। प्लस इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के अंदर जेनेवा में है। एक इम्पार्शल तरीके से काम करता है, किसी भी देश के प्रति या कहीं पर भी इसकी पार्शलिटी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भी कई प्रकार की रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। पहली तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो गई, दूसरा रिपोर्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तीसरा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तीसरा है ग्लोबल आईटी रिपोर्ट। फिर उसके बाद में कह सकते हो इस प्रकार की और भी कॉर्नल यूनिवर्सिटी जो हो गया, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट हो गया। इस प्रकार की कई सारी रिपोर्ट्स जो हैं यहाँ पे ये पब्लिश की जाती हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन देखो 2017 का क्वेश्चन क्या था। 2017 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी बॉडी है जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को लेकर आती है, इसकी रैंकिंग को तैयार करती है। तो आपने पढ़ रखा है तो पता है, सबसे पहला वाला स्टेटमेंट या सबसे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस डायरेक्टली बन जाते हैं। चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है, इसको जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी और जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के साथ में लिंक किया जा सकता है। थोड़ा रेलिवेंट आर्टिकल है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इंडिया रशिया के ट्रेड रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो हुआ क्या था, साल 2022 है ये सबको याद रहेगा, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। तब से अभी तक जो ये वॉर है वो एग्जैक्टली अभी जारी देखने को मिलेगा। अब जैसे जैसे यहाँ पर ये वॉर बढ़ता चला गया था ना स्टार्टिंग में, उसके बाद जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर ढेर सारे जो सैंक्शंस हैं वो लगा दिए थे, याद होगा। अब रशिया प्रॉपर व्यापार नहीं कर पा रहा था। इवन जो हमारा स्विफ्ट वाला जो एग्रीमेंट होता है, उस स्विफ्ट एग्रीमेंट से भी यहाँ पर रशिया को बाहर निकाल दिया, जिससे रशिया डॉलर्स वगैरह का यूज़ भी नहीं कर पा रहा था। अब रशिया को नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, इकॉनमी डाउन हो रही थी। और दूसरी तरफ यहाँ पे रशिया ना कच्चे तेल का, किसका, क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर भी माना जाता है। कच्चे तेल का बहुत सारा जो उत्पादन करता है ये। तो इन्होंने डिसाइड किया कि पैसा कमाने के लिए हम थोड़ा सा डिस्काउंट में क्या करेंगे, तेल को बेचना स्टार्ट करेंगे। दुनिया में जितने रुपए का तेल बिक रहा है उससे थोड़ा सस्ते दाम में रशिया बेचेगा। अब रशिया ने सस्ते दाम में तेल बेचा, इंडिया ने खरीदना स्टार्ट किया। एक साल के अंदर अंदर इंडिया और रशिया का जो व्यापार है उसके सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। इवन यहाँ पे जो पिछला हमारा महीना है, मई का महीना, मई 2023 की बात कर रहे हैं, मई 2023 के अंदर में भी आप देख पाओगे इंडिया रशिया का जो ऑयल एग्रीमेंट है उसने कहीं ना कहीं एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। क्या रिकॉर्ड सेट कर दिया है कि भारत लगातार रशिया से ये डिस्काउंटेड वाला जो तेल है वो परचेस कर रहा है। हर दिन लगभग 1.95 मिलियन बैरल्स जो तेल है वो परचेस किया जा रहा है। 1.95 मिलियन बैरल्स आप समझते हो ना, बैरल में, एक बैरल में कितना होता है, एक बैरल में 159 लीटर्स अप्रॉक्स होता है। 159 लीटर एक बैरल में होता है। तो 1.95 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से इंडिया आज के समय में रशिया का जो ये ऑयल है वो इंपोर्ट कर रहा है। सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। एक समय ऐसा था कि रशिया से ज़्यादा तेल हम इराक से परचेज़ किया करते थे, सऊदी अरेबिया से परचेज़ किया करते थे। लेकिन अब इराक और सऊदी अरेबिया से जो ऑयल परचेज़ करने वाली कैपेबिलिटीज़ है वो थोड़ी कम हो गई हैं। यानी इनसे थोड़ा सा कम तेल परचेज़ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं रशिया से ज़्यादा तेल परचेज़ किया जा रहा है। इतने बड़े लेवल पर तेल परचेज़ कर रहे हैं हम, हाँ, क्योंकि इंडिया की डिमांड भी उतनी है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है। ऑयल कंज्यूमर जहाँ पे कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है। इंपोर्टर भी है उसी नंबर पर। हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं।
ठीक है, प्रॉब्लम यही है कि इंडिया में जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो इतना होता नहीं है, हमारी जो ज़्यादातर डिमांड्स हैं वो हम इंपोर्ट के ज़रिए पूरी करते हैं। तो रशिया का ऑयल सस्ता बिक रहा है काफ़ी दिनों से, उसी को हम लोग यहाँ पर परचेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन यहाँ पे बोला गया रशिया और इंडिया का जो व्यापार है ये पिछले एक साल में जो तेज़ी से ऊपर उठकर आया है उसके पीछे का एकमात्र रीज़न यही कच्चा तेल है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो कहीं ना कहीं इराक से हमने इंपोर्ट कम कर दिया है, पिछले एक साल में इंपोर्ट कह सकते हो इराक से बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, सऊदी अरेबिया से कम हो चुका है, लेकिन रशिया से इंपोर्ट हमारा बढ़ता जा रहा है कच्चे तेल का। समझ गए। अब थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड डेटा यानी कुछ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बात कर लें, कुछ फैक्चुअल डेटा के हिसाब से बात कर लें कि अगर कुछ पॉइंट्स आते हैं तो आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अब की बार एक्सपोर्ट को लेकर क्वेश्चन आ गया था, याद होगा, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया था अब की बार। ठीक है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इंडिया और रशिया के जो व्यापार को लेकर रिलेशंस हैं, इसके स्टेटस क्या हैं ये समझते हैं। इंडिया का जो टोटल बायलैटरल ट्रेड है, जो व्यापार है रशिया के साथ में भारत का, ये 2021-22 में $13 बिलियन तक पहुंच गया था 2021-22 में, जबकि 2020-21 में यह व्यापार $8.14 बिलियन का था। तो आप इमेजिन करो, 1-1.5 साल के अंदर ही व्यापार इतना तेज़ी से उठता हुआ नज़र आया। 2021-22 में जो ये व्यापार इतना बड़े लेवल पर पहुंचा है वो केवल और केवल 2022 में जो ये पूरा पिछले साल जो फरवरी के अंदर में ये पूरा युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद यहाँ पर व्यापार बढ़ता हुआ नज़र आया। आज रशिया इंडिया का 7वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, आज की समय की बात कर रहा हूँ। और 2021 वाला साल, आज से 2 साल पहले रशिया भारत का 25वें पोजीशन वाला ट्रेड पार्टनर हुआ करता था, 25वें पोजीशन पर हुआ करता था। आप इमेजिन करो, 25वें पोजीशन से एक साल के अंदर अंदर, एक साल या कुछ महीनों के अंदर अंदर सीधा 7वें पोजीशन पर। और उसके पीछे का रीज़न केवल और केवल क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। USA, चाइना, UAE, सऊदी अरेबिया, इराक, इंडोनेशिया, ये 6 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि सबसे ज़्यादा व्यापार करती हैं इंडिया के साथ में, बट ये स्टार्टिंग की 6 हैं। 7वें नंबर पर आपको जो है रशिया देखने को मिलेगा। ये 2022-23 का एक लेटेस्ट डेटा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर इंडिया और रशिया के जो ये ट्रेड हो रहा है, जो व्यापार हो रहा है, इसमें कुछ चिंता वाली बात भी है। कहोगे ये तो अच्छी बात है, रशिया के साथ में व्यापार बढ़ रहा है, नहीं, इसमें कुछ यहाँ पर चिंता वाली बात है। चिंता वाली बात क्या है कि भारत रशिया के साथ में व्यापार कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इस व्यापार में घाटा इंडिया का हो रहा है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत ही ज़्यादा है। ट्रेड डेफिसिट मतलब हम लोग रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बेच नहीं रहे हैं, उसको बेच रहे हैं तो बहुत ही ना के बराबर बेच रहे हैं। आप ये डेटा देखो, यहाँ पे बताया गया है कि साल 2020-21 में रशिया का हम लोगों के साथ में बेसिकली जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव वे में था। नेगेटिव वे में कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 17.23 बिलियन US का तो केवल हमने रशिया से इंपोर्ट किया था। सॉरी, हाँ सही है, 17.23 बिलियन डॉलर्स का हमने केवल रशिया से इंपोर्ट किया, इतना रुपए का सामान खरीदा, लेकिन बेचा कितना, केवल 992.73 मिलियन डॉलर्स का। ऊपर देखना ये 17 बिलियन है, लेकिन हमने कितने रुपए का एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट अगर हम डॉलर्स में देखें तो 992 मिलियन डॉलर्स का केवल हमने एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट मिलियन में किया और उधर इंपोर्ट बिलियंस में कर लिया। तो इससे क्या हुआ, इससे कहने की जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। गैप कितने का नज़र आ रहा है, 16.24 बिलियन डॉलर्स का। इतना रुपया इंडिया के पास से गया था रशिया के पास में। तो ये एक नेगेटिव ट्रेड बैलेंस कहलाता है। इसी को अपन ट्रेड डेफिसिट के नाम से भी जानते हैं, जब एक कंट्री का जो इंपोर्ट है वो बढ़ जाए, एक्सपोर्ट यहाँ पर कम हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यापार को लेकर ये एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। रशिया का जो शेयर है इंडिया के पूरे व्यापार में वो इंक्रीज़ हो रहा है। साल 2021-22 में यह शेयर जो है रशिया का वो 3.54% तक पहुँच चुका है, ये बताया गया। क्लियर हो गया। अब ये जो पूरा का पूरा मामला क्रिएट हुआ है, इतना इम्बैलेंस हुआ है, इम्बैलेंस के पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न यहाँ पर यही है कि जो एकदम से रशिया से हम लोगों ने जो तेल का इंपोर्ट शुरू कर दिया, खासकर कच्चा तेल हो गया या फर्टिलाइज़र हो गया, इसका इंपोर्ट एकदम से जंप हुआ है साल 2022 की स्टार्टिंग में। यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से इस बायलैटरल व्यापार के अंदर में इतना ज़्यादा बड़ा एक नेगेटिव ट्रेड बैलेंस हम लोगों को नज़र आ रहा है। आज हम रशिया से सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम ऑयल, फिर उसके बाद फर्टिलाइज़र को परचेज़ कर रहे हैं, खाद को परचेज़ कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ठीक है, चलो ये इतना क्लियर हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं।
अगला आर्टिकल भी हमारा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि देखो जो भी हमारी इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्री को आशा यह है कि जो सरकार है वो जल्द ही जो पीएम गति शक्ति पोर्टल हमने बनाया था ना, याद होगा अक्टूबर 2021 में आपको पढ़ाया गया था पीएम गति शक्ति के बारे में, और अक्टूबर 2021 में ये पोर्टल, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बनाया गया था। इस प्लेटफॉर्म का मेन मकसद ये है कि भारत के अंदर में जो अलग अलग मंत्रालय हैं जो कि प्रोजेक्ट्स को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर काम करते हैं, चाहे वो रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, रोडवेज़ की मिनिस्ट्रीज़ हो गई, इन सबको साथ में लाने का काम करता है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जिसका नाम है पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर 16 मंत्रालयों को साथ में लेकर आया गया है कि 16 मंत्रालय आपस में मिलजुल कर इंटीग्रेट होकर काम करेंगे। कोऑर्डिनेटेड अप्रोच को यहाँ पर अपनाया गया है। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको आशा है कि सरकार जो है जल्द ही अब की बार जो है इस पीएम गति शक्ति पोर्टल को जो है ओपन कर देगी, जिससे जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, इनके ऊपर थोड़ा सा मेन फोकस किया जाएगा। इसके लिए एक हाई इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, तो उसकी भी हम लोग जल्दी मतलब एक आशा लगाए हुए बैठे हुए हैं। जो यह प्लेटफॉर्म है ये 16 मंत्रालयों को साथ में लेकर आता है, जिसका मेन मकसद है 16 मंत्रालय आपस में मिलकर कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर वे में काम कर सकें। इसका मकसद क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कोऑर्डिनेटेड वे में लाने का मकसद एग्जैक्टली क्या रखा गया था पहले, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो इसके ऊपर इस पोर्टल को जल्दी ओपन करने के बारे में यहाँ पर एक आशा लगाकर इंडस्ट्रीज़ बैठी हैं, जिसकी वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ में है। अब थोड़ा सा आपने क्या करना है, पीएम गति शक्ति के बारे में पढ़ना है कि ये स्कीम है क्या। इस स्कीम का मेन मकसद क्या है, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले 4 सालों में, उनकी प्लानिंग करना और उनको लागू करना। ठीक है, ये एक मेन फोकस है। गति शक्ति स्कीम के अंदर में जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो भी यहाँ पर मिला दी जाएगी, जिसको हमने 2019 में लॉन्च किया था। प्लस यहाँ पे हमारा मेन मकसद ये होगा कि हम अच्छी रोड्स बना सकें, रेलवे का कनेक्शंस बेहतर कर सकें। इससे क्या होगा, जहाँ पे सामान का प्रोडक्शन हो रहा है उस सामान को अपने डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य तक अगर पहुँचाना है तो उसमें कॉस्ट कम से कम लगे, है ना, कारों की हैंडलिंग बढ़िया हो सके। इस प्रकार का जो व्यापार है उसके अंदर बढ़ावा मिले, और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, उसको बनाने का काम करना। प्लस इस गति शक्ति में इसका स्कीम का एक और मकसद है क्या, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को बनाना। अभी यहाँ पर नए नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। वैसे 2 नए डिफेंस कॉरिडोर्स तैयार हो रहे हैं, एक तमिलनाडु में, एक उत्तर प्रदेश में। प्लस एक और मकसद है 4G की जो कनेक्टिविटी है वो गाँव तक पहुँचाना। प्लस 17,000 किलोमीटर का जो गैस पाइपलाइन नेटवर्क है उसको भी यहाँ पे प्लान किया गया है। तो सरकार ने 2024-25 तक यहाँ पे टारगेट रखा है कि जो हमारे नेशनल हाईवेज़ होंगे उसकी स्ट्रेंथ को मजबूत किया जाएगा। 2 लाख किलोमीटर का हाईवे जो है इसको एक्सपैंड किया जाएगा। 200 नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, हेलीपोर्ट्स बनेंगे, वाटर एरोड्रोम्स बनेंगे। इन प्रकार की चीज़ों का डेवलपमेंट होगा। इसके लिए 16 अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो मंत्रालय हैं, वो आपस में मिलकर वर्क करेंगे। इससे यहाँ पर सभी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन आएगा, एक क्लियरेंस यहाँ पर बना रहेगा। अब इसके पीछे का एक और रीज़न है, सभी मंत्रालयों को साथ मिलाने के पीछे का एक और रीज़न। देखो पहले क्या होता था, रोड बन जाती थी स्टार्टिंग में, अब रोड बनाने वाली मिनिस्ट्री अलग है, उसके अंदर पाइपलाइन बिछाने वाली मिनिस्ट्री अलग है, रोड के नीचे पाइपलाइन जो बिछाने वाली है। एक बार रोड बन गई, अब दूसरी मिनिस्ट्री को याद आया यार पाइपलाइन बिछानी है, वापस रोड टूटती हैं, उसके बाद में सीधा पाइपलाइन बिछाई जाती हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर सब अलग अलग सेपरेटली काम कर रही है ना मिनिस्ट्रीज़, इस वजह से एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर बार बार पैसा भी लग रहा है, नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है। अब क्या होगा, सारी मिनिस्ट्रीज साथ में काम करेंगी। हाईवे बिछ रहा है, रोड बिछ रही है, तो साथ ही साथ में जो हमारा पाइप बिछाने वाली मिनिस्ट्री है वो भी काम करेगी, वो पाइप बिछा देगी, ऊपर से रोड डाल देगी। एक ही बार में काम पूरा हो गया, आगे उसको वापस से खोदने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। समझ गए इस बात को। तो यह है बेसिकली पीएम गति शक्ति का मेन मकसद, सभी मिनिस्ट्रीज़ को साथ में लाने का। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा दिया है कि हाँ यहाँ पर क्या एग्जाम्पल हो सकता है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नौ आते हैं दोस्तों एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज सारे के सारे एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको सभी एडिटोरियल्स में आज मिलेंगे जो कि हमारे काम के हैं। तो सभी में से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको देने वाला हूं, जो आप अपने नोट्स वगैरह में इंक्लूड कर सकते हो। प्रॉपरली रेडीमेड नोट्स के तौर पर आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। लेकिन उससे पहले, हमेशा की तरह एडिटोरियल डिस्कशन से पहले आपको एक मेंस का क्वेश्चन लिखना है। मेंस का क्वेश्चन क्या है आज का, वो यहाँ पे हम पहले करेंगे। तो आज का मेंस का क्वेश्चन आप सभी लोगों को ज़रूर से अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने साल 2017 में पूछा था। यानी आज क्वेश्चन आप लिख रहे होंगे 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है, कल मैंने आप लोगों को थंबनेल के बेसिस पर क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ाया था, याद आ रहा होगा। तो आज क्वेश्चन है कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। जो जलवायु परिवर्तन है ये एक दुनिया की समस्या है। अब इंडिया
के ऊपर क्या असर पड़ रहा है इस क्लाइमेट चेंज का, हाउ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, और आगे क्या असर होगा इसका ये भी बताना है। दूसरा, कैसे जो हमारे हिमालयन और कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के, उनके ऊपर असर पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का, ये आपने मेंशन करना है 250 शब्दों में। ठीक है, जो हमारे तट वाले रीजन है, जो समुद्र के किनारे रीजन है, उनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। अब हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लैरिटी लोगों को मिल जाए। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन से भारत कैसे प्रभावित होगा। जलवायु परिवर्तन से भारत के हिमालयी और तटीय राज्य कैसे प्रभावित होंगे, ये आपने 250 शब्दों में बताना है। और 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 60,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर रहे हैं। दोस्तों, जब अपना आंसर आप सबमिट करोगे तो साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग अपने सेशन के ऊपर में। सबसे पहला एडिटोरियल बात करता है यहाँ पर इंडिया नेपाल के रिलेशंस के बारे में। तो यहाँ पे जो राइटर है एक फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट है जो कि यहाँ पर नेपाल के एम्बेसडर के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं। तो रिसेंटली आपको पता होगा जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं प्रचंड, उनका विजिट हुआ था इंडिया में, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ में, कई सारे और मंत्री के साथ में कई सारी मीटिंग्स हुई, कई सारे डिस्कशंस हुए। तो उसके बाद में यहाँ पर रिलेशंस में कहाँ पर कॉपरेशन के बारे में बात की गई है ना, कि हाइड्रो पावर कॉपरेशन किस प्रकार से किया जा रहा है, प्लस दोनों देशों के बीच में रिलेशंस में कहाँ पर दिक्कतें हैं, जैसे काला पानी का जो इशू हो गया उसको लेकर प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉपरली इंडिया नेपाल के रिलेशंस इन्होंने कवर किए हैं, मतलब टू द पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। तो जो जो काम के पॉइंट्स है वो सीधा मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको एग्जाम में सीधा हेल्प करेगा, इसमें और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एडिटोरियल क्यों लिखा गया है उसके पीछे का रीज़न समझो। इंडिया नेपाल ने हाल ही में कई सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, कई सारे जो अग्रीमेंट्स हैं, वो यहाँ पर सभी लोगों को दिखाए, उनको अनवील किया। तो 4 दिन का विजिट हुआ था हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री का इंडिया के अंदर में, और उसी विजिट के अंदर में क्या होता है, दोनों देशों के जो बायलैटरल कॉपरेशन उसको बूस्ट करने की पूरी कोशिश की गई, एनर्जी सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के मामले में। प्लस मकसद ये था कि दोनों देशों की जो टाइज़ हैं, जो रिलेशंस हैं, जो संबंध हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जो अग्रीमेंट साइन करे गए हैं वो अल्टीमेट अग्रीमेंट्स हैं। सबसे पहला जो अग्रीमेंट रिसेंटली साइन किया गया है वो पावर सेक्टर कॉपरेशन को लेकर है। इंडिया और नेपाल ने मिलकर लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया रिसेंटली। यहाँ पर मेन मकसद ये है कि नेपाल में बिजली बनती है पानी से, और उस बिजली को लगभग 10,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी आने वाले कुछ सालों में भारत इंपोर्ट करेगा नेपाल से। फिर उसके बाद में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात की गई है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मामले में कॉपरेट किया गया, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। किस किस के थ्रू, तो इंडिया का नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन हो गया और नेपाल का विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड हो गया। तो इंडिया और नेपाल की जो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कंपनीज़ हैं, इन्होंने मिलकर यहाँ पर इस प्रकार का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके बेसिस पर दोनों साथ में मिलकर फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को बनाएंगे, लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को भी बनाने का काम करेंगे। तो अलग अलग यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स वो बनाए जाएंगे, जिसमें इंडिया और साथ ही साथ में नेपाल की कंपनीज़ मिलकर साथ में काम करने वाली हैं। समझ गए इस बात को। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के ऊपर में भी फोकस किया गया है। तो अभी जो यहाँ पर डिस्कशंस हुए थे उनके अंदर में हमारा मेन मकसद यहाँ पर यह है कि, और इवन मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर से लेकर बुटवल तक जो ट्रांसमिशन लाइन है इसको भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। प्लस यहाँ पर जो इंडियन रेलवे कार्गो ट्रेन है ना, इसको बथना से नेपाल तक यहाँ पर जाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया था रिसेंटली। इससे क्या होगा, इससे दोनों देशों के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी बढ़ती हुई नज़र आएगी, इंडिया नेपाल के साथ में जुड़ता हुआ नज़र आएगा। वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से यहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरीके से पॉसिबल हो सकेगा। ठीक है, प्लस और भी कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए गए और छोटे छोटे इनिशिएटिव्स के बारे में बात की जा रही है। छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स है वो साथ में मिलकर इंडिया और नेपाल मिलकर करने वाले हैं। ठीक है, इससे जैसे कि यहाँ पर नेपाल जो है भारत के जो बंदरगाह हैं, भारत के जो पोर्ट्स हैं उनका यूज़ कर पाएगा। अलग अलग जो पोर्ट्स हैं नेपाल को अलग अलग एक्सपोर्ट्स में यहाँ पर इंडिया की हेल्प मिल जाएगी। तो दोनों का जो रिलेशन है खासकर व्यापार को लेकर वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इंडिया जो है नेपाल के साथ में कॉपरेट कर रहा है फर्टिलाइज़र प्लांट को लेकर भी। हमारा मेन मकसद अभी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यहाँ पर इंडिया नेपाल साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उसको लेकर बातचीत चल रही है।
समझ गए इस बात को। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि काफ़ी सारे यहाँ पर जो डिस्कशंस हैं, काफ़ी सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो सब हुए थे रिसेंटली। अब उसके अलावा राइटर मेंशन करते हैं कि कुछ और भी एरियाज है जहाँ पर इंडिया नेपाल के कॉपरेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, रिलेशंस बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नेपाल भारत का एक बहुत ही ज़्यादा पड़ोसी करीबी देश है, बिल्कुल बहुत बड़ी बाउंड्री को इंडिया के साथ में वो शेयर करता है। हमारी फ्रेंडशिप भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, ऐसा नहीं कि फ्रेंडशिप बहुत नई है। इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रीटी ऑफ पीस और फ्रेंडशिप साइन हुई थी 1950 में, 1950 की ट्रीटी है। तभी से रिलेशंस दोनों देशों के बने हुए हैं। नेपाल 1850 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा बाउंड्री भारत के साथ में शेयर करता है। नेपाल का बेसिकली जो बॉर्डर है वो 1850 किलोमीटर का है। इंडिया के 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ में अपने बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। वो 5 राज्यों के नाम पता होना चाहिए क्योंकि आपकी बार नेपाल न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है। उन 5 राज्यों में नंबर 1 है सिक्किम, सेकंड है वेस्ट बंगाल, थर्ड है बिहार, फोर्थ है उत्तर प्रदेश और फिफ्थ है उत्तराखंड। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे इंडिया नेपाल के बीच में डिफेंस कोऑपरेशंस भी नज़र आएंगे। डिफेंस कोऑपरेशंस मतलब डिफेंस के मामले में दोनों देश मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। जैसे इंडिया नेपाल के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री अभ्यास होता है, उसका नाम है एक्सरसाइज सूर्य किरण। ये भी ध्यान रखना है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि एक्सरसाइज सूर्य किरण एक अभ्यास है। एक तरफ इंडिया है, दूसरा कौन सा देश है जिसके साथ में मिलकर यह अभ्यास होता है, तो आपने बताना नेपाल है। तो इंडिया नेपाल के बीच में एक अभ्यास होता है एक्सरसाइज सूर्य किरण। उसके अलावा मतलब अब की बार की या फिर कह सकते हो आज के समय की अगर हम बात करें तो लगभग 32,000 के आसपास जो गुरखा सोल्जर्स हैं, गुरखा सोल्जर्स वो नेपाल से देखने को मिलेंगे जो कि हमारी इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। जो गुरखा यूनिट है ना, उसके अंदर जो सोल्जर्स हैं वहाँ पर नेपाल से रिक्रूटमेंट किया जाता है। नेपाल के कई सारे लोग यहाँ पर इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। तो ये हो गई डिफेंस कोऑपरेशन की बात। बाकी दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशंस भी ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे, व्यापार की बात कर रहे हैं। तो अगेन इंडिया एक काफ़ी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है नेपाल का। नेपाल इंडिया का 11वां लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। ठीक है, नेपाल इंडिया का 11वां लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साल 2022-23 के अंदर में इंडिया ने नेपाल को $8 बिलियन का जो सामान है वो एक्सपोर्ट किया था और नेपाल से $840 मिलियन का जो है हमने इंपोर्ट किया था। इंडिया की कई सारी कंपनीज़ हैं जो कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स हैं नेपाल में और वो काफ़ी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नेपाल में किया गया है। अब उसके बाद बात आती है कल्चरल कोऑपरेशन की। तो इंडिया नेपाल के बीच में सांस्कृतिक तौर पर भी जो रिलेशंस देखोगे काफ़ी मजबूत हैं। ठीक है, चाहे आप हिंदुज़म बुद्धिज़्म देखोगे, दोनों आपस में यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंडिया नेपाल है दोनों में यहाँ पर इस प्रकार के रिलीजन के लोग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इवन यहाँ पर जैसे बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें तो बुद्धा जी का, गौतम बुद्धा जी का जो बर्थ प्लेस है, उनका जो जन्म स्थल है वो लुम्बिनी है और लुम्बिनी आज के समय में नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद में जब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की, तो स्वामी विवेकानंद सेंटर जो है ये सेटअप किया गया था काठमांडू में अगस्त 2007 में, ताकि इंडियन कल्चर को वहाँ पर दिखाया जा सके, इंडियन कल्चर को शोकेस किया जा सके। नेपाल भारत लाइब्रेरी को यहाँ पर बनाया गया है 1951 में काठमांडू के अंदर में। ये पहली फॉरेन लाइब्रेरी है नेपाल के अंदर में। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख पाओगे कहीं ना कहीं कल्चरल बेसिस पर, सांस्कृतिक तौर पर भी जो कॉपरेशन है वो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बात आती है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की। बड़े बड़े डिज़ास्टर्स नेपाल ने फेस किए हैं। एक भूकंप आया था, आपको याद होगा 2015 का भूकंप बहुत ही खतरनाक था। उस भूकंप में कई लोग मारे गए थे नेपाल के अंदर में। उस समय पर भी यहाँ पर इंडिया ने लगातार नेपाल को सपोर्ट किया था। नेपाल एक ऐसी जगह पर स्थित देश है जहाँ पर भूकंप आने के चांसेस अक्सर बनते रहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती रहती हैं। तो इंडिया कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का काम करता है। 2015 के अर्थक्वेक में भी लगभग 96 करोड़ की जो हेल्प है वो नेपाल को प्रोवाइड करवाई गई थी इंडिया की साइड से। ये बात हो गई कॉपरेशंस की। तो आप भी सोच रहे होंगे हाँ बड़े बड़े लेवल पर कॉपरेशंस हैं, बिल्कुल दोनों देशों के जो संबंध है वो काफ़ी मजबूत लग रहे हैं। लेकिन अब राइटर ने मेन फोकस किया है कि इन दोनों के रिलेशंस में कहाँ कहाँ पर फूट है, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। तो इंडिया नेपाल के संबंध भले ही अच्छे हों लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर रिलेशंस थोड़े से ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बाउंड्री डिस्प्यूट। बाउंड्री डिस्प्यूट मतलब जैसा हमारा इंडिया चाइना के साथ बाउंड्री को लेकर, अक्साई चीन वाले रीजन को लेकर डिस्प्यूट है, जैसा इंडिया पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर विवाद है, कुछ इस प्रकार से ही यहाँ पर एक विवाद इंडिया नेपाल के बीच में है। किस चीज़ को लेकर? 3 जगह के नाम है, काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख। ये बेसिकली एक ट्राई जंक्शन एरिया है। कहाँ पर है? नेपाल के अंदर में। मतलब ये जो हिस्सा है वो है भारत का,
लेकिन नेपाल ने क्या किया है, अपने मैप में इस हिस्से को दिखाना स्टार्ट कर दिया है। नेपाल बोलता है ये रीजन्स हमारे हैं, जबकि ये हिस्टोरिकली बेसिस पर देखोगे तो ये जो है ये इंडिया का हिस्सा है, उत्तराखंड का हिस्सा है, ठीक है। और चाइना को सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं नेपाल का आजकल जो झुकाव है वो चाइना के प्रति भी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। स्पेशली जो पहले वाले प्रधानमंत्री थे नेपाल के, केपी शर्मा ओली, उनके बारे में भी यहाँ पर राइटर ने बात की है। केपी शर्मा ओली की वजह से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस और ज़्यादा बदतर हो गए थे, ख़राब हो गए थे, क्योंकि केपी शर्मा ओली का झुकाव चाइना की साइड में पूरा देखने को मिलता था, जिसकी वजह से इंडिया नेपाल के रिलेशंस, इवन पीपल टू पीपल रिलेशंस ख़राब हो रहे थे। और दूसरा रीज़न मेन यही है कि चाइना अपने फुटप्रिंट्स को, अपने पैर को लगातार नेपाल में पसारता जा रहा है, जैसे बाकी सारे कंट्रीज़ के साथ में कर रहा है, जैसा श्रीलंका के साथ में किया, जैसा कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में किया। इन्वेस्टमेंट कर दिया भरपूर मात्रा में, फिर उनको लोन में फंसा दिया। अब क्या कर रहा है, वो कंट्रीज़ कहीं ना कहीं चाइना के हिसाब से चल रही हैं। वही चीज़ आपको नेपाल में देखने को मिलेगी। चाइना अपना इन्फ्लुएंस नेपाल में लगातार इंक्रीज़ करता चले जा रहा है। चाइना ने कहीं ना कहीं यहाँ पर नेपाल को अपना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से अपने जाल में फंसा लिया है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हम नेपाल को बनाएंगे। समझ रहे हो इस बात को? तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए थोड़ा सा कंसर्न, थोड़ा सा चिंता वाली बात आ जाती है कि जो नेपाल का प्रेजेंस है उसको चाइना का जो प्रेजेंस है नेपाल में उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना। तो ये मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया रिलेशनशिप कि एग्जैक्टली कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस प्रकार के एग्रीमेंट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं, सब कुछ अलग से एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशंस में आपको दिया गया है। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है हीट एंड स्टेट के बारे में। देखो लगातार गर्मी पड़ रही है। कल भी मैंने आपको ये आर्टिकल पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले कुछ दिनों में कई सारे लोगों की जान गई है ज़्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से। लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है कि केवल गर्मी की वजह से जान नहीं गई है इंसान की, उसके पीछे का एक और रीज़न है। उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो सही स्थिति में नहीं रह रहे थे, साफ़ सुथरा पानी नहीं मिल पा रहा था, उनके घर में कोई हवा निकलने की यानी वेंटिलेशन की जगह नहीं थी। ऐसी प्रॉब्लम से यहाँ पर गुजर रहे थे वो। उसके पीछे का भी एक कारण था पॉवर्टी, गरीबी, जिसकी वजह से यहाँ पर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो केवल गर्मी को दोष देना कि गर्मी बढ़ने की वजह से उनकी जान चली गई, ऐसा नहीं था। जो रहने सहने का तरीका था उनका वो भी यहाँ पर सही नहीं था। वो काफ़ी पुअर कंडीशंस में रह रहे थे, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट भी उनके ऊपर पड़ा है, जिसकी वजह से उन लोगों की जान गई है। ठीक है, ये एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो अगर एक इंसान की जान गई है हीट वेव में, गर्मी में, तो ये कहना सही नहीं होगा कि केवल वो गर्मी की वजह से गई है। उसमें ये भी चीज़ ऐड करो कि यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, उन लोगों को वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई हैं। वो बेसिक फैसिलिटीज़ सभी को प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है हम लोगों को। ठीक है, ये बात यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन की जा रही है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा हीट वेव एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि हीट वेव की वजह से ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है और पॉसिबिलिटी है कि हीट वेव को लेकर आपसे जो है डायरेक्टली सवाल पूछा जाए मेंस के अंदर में भी। तो हीट वेव बेसिकली एक ऐसा पीरियड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाना, एकदम से जो हमारा वातावरण होता है, तापमान जो होता है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है, एकदम से बढ़ जाता है। अचानक से बढ़ने को ही हम लोग हीट वेव बोलते हैं। मान लो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है, एक तो मान लो प्लेन एरिया है और एक मान लो हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है, दूसरा प्लेन एरिया है। तो पहाड़ी इलाके में यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है। अगर हम नॉर्मल मान के चलें, जैसे फॉर एग्जांपल पहाड़ी इलाके में 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है, प्लेन एरिया में फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर में अचानक से, ध्यान रखना, एक ही झटके में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस एकदम से बढ़ जाए, उसको हीट वेव बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल प्लेन एरिया में 40 डिग्री सेल्सियस है, एकदम से ये 46 डिग्री सेल्सियस हो जाए। पहाड़ी इलाके में ये 30 डिग्री सेल्सियस था, एकदम से एक ही झटके में 36 डिग्री हो जाए। तो एकदम से वो गर्मी जो बढ़ जाती है उसी को अपन हीट वेव बोलते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। ये खुद कोई मैं अपने आप से डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की साइट से यहाँ पर इस प्रकार की डेफिनेशन, इस प्रकार के जो टर्म्स है वो दिए गए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब जब हीट वेव आता है तो इस हीट वेव का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका असर क्या पड़ता है। इस हीट वेव की वजह से लोगों की जानें भी जाती हैं, और जिनकी जान जाती है उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं वो अलग अलग बीमारी से जूझने वाले लोग होते हैं, प्लस जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ज़्यादा खतरा होता है ज़्यादा गर्मी का। दूसरा, हमारी जो फसलें हैं वो बर्बाद होती हैं। भाई जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज़्यादा सूखा पड़ेगा, और सूखे में हमारी फसलें उग नहीं सकती हैं, तो हमारा क्रॉप का जो फसल का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी से इंटरलिंक तीसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब फसल का अगर प्रोडक्शन कम हुआ है तो मार्केट में प्रॉपर मात्रा में खाना अवेलेबल होगा नहीं,
मार्केट में प्रॉपर फसल आ नहीं रही है क्योंकि वो उग नहीं पाई है गर्मी की वजह से। अब मार्केट में जब फसल प्रॉपर नहीं आ पाएगी तो उसका शॉर्टेज हो जाएगा। डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम हो गई, और आपको पता है इकॉनमी के अंदर में जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो फूड के प्राइसेस हैं, खाने पीने के जो भी यहाँ पर चीज़ें उनके जो दाम है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे, और फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उससे माल न्यूट्रिशन बढ़ेगा, कुपोषण हो सकता है लोगों में। सब एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक है। और उसके अलावा गर्मी जब ज़्यादा बढ़ती है ना तो जो लेबर, जो मज़दूर की प्रोडक्टिविटी होती है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? जब जब गर्मी बढ़ेगी तब इंसान की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। आप भी देख पाते होंगे अपने बॉडी के अंदर भी जो लेजीनेस है वो आना स्टार्ट हो जाता है गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा। तो फार्मर्स ज़्यादा गर्मी में प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं, या हमारे जो लेबर हैं वो ज़्यादा गर्मी में काम नहीं कर पाते हैं, या फिर जितना वो कर सकते थे उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उस कैपेबिलिटी के हिसाब से काम नहीं कर पाए, तो इससे कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पैक्ट होता है वाइल्ड फायर एंड ड्राफ्ट। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। कहीं पर सूखा पड़ता है, कहीं पर जैसे जंगल सूखे हो जाते हैं पूरी तरह से, और ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से उन जंगलों में आग भी लगनी स्टार्ट हो जाती है। समझ गए? तो ये हैं सारे के सारे इम्पैक्ट, ये मैंने आपको अलग से मेंशन कर दिए। अगले एडिटोरियल पर आते हैं। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल में बात की गई है सेडिशन के बारे में। अब देखो यार, सेडिशन का टॉपिक भी हमने कई बार डिस्कस किया है। वैसे मैं आज ये एडिटोरियल डिस्कस नहीं करता, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों की डिमांड्स भी थी कि सर थोड़ा आर्टिकल जब आता है तो उसको कभी कभी रिपीट कर दिया करो। तो वैसे मैंने 4-5 दिन पहले डिस्कस किया है। आज मैं आपको फिर से बता दूंगा, जो भी नए व्यक्ति हैं उनको सेडिशन के बारे में जानने को मिलेगा। सेडिशन क्या है, इससे क्या दिक्कत है, इसको लेकर क्या मामला चल रहा है। पहले न्यूज़ समझो। यहाँ पे राइटर इस आर्टिकल को क्यों लिखते हैं, उसके पीछे का नंबर 1 रीज़न। रिसेंटली क्या होता है कि जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है इसकी 279th रिपोर्ट आती है। ठीक है, कब आती है? अभी अप्रैल 2023 के अंदर में। उस रिपोर्ट में इस लॉ कमीशन ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो सेडिशन वाला कानून है इसको एज इट इज़ रहना चाहिए, सेडिशन वाले कानून को बनाए रखना चाहिए। रीज़न क्या है? रीज़न है नेशनल सिक्योरिटी का। ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए अच्छा है, इस वजह से ये कानून एज इट इज़ रहना चाहिए। ये बात एग्जैक्टली लॉ कमीशन ने मेंशन की है। बट राइटर बोलते हैं कि जो यहाँ पे लॉ कमीशन बोल रहा है वो सही नहीं है। ठीक है, हम लोग देखें अगर तो सेडिशन में कई सारी खामियां हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आपको सेडिशन वाले लॉ में देखने को मिल जाती हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी सेडिशन को इतना कोई सपोर्ट मिला नहीं है। तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि एक तरफ लॉ कमीशन ने इस चीज़ को बोला कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए ये सेडिशन वाला कानून ज़रूरी है। प्लस जो मॉइस्ट वाले अटैक होते हैं, जो नक्सलवाद वाले अटैक होते हैं, इनको रोकने के लिए भी यहाँ पर ये सेडिशन के लॉज इंपॉर्टेंट हैं। जबकि राइटर बोलते हैं कि भाई अगर आप मॉइस्ट की बात करें तो मॉइस्ट को टैकल करने के लिए अलग से हमारे पास में कानून है, और मॉइस्ट वाले केसेस जो नक्सलवाद के इंसिडेंट्स हैं वो पहले के मुकाबले में कम हो चुके हैं। आप 2004 में देख लो, उस समय पर 1500-1600 केसेस थे। अब 2021 में 500 केसेस हैं और कम हो गए हैं। अब धीरे धीरे और कम हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे, अब दूसरे केसेस को हम हैंडल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे वहाँ के लोकल लॉज भी हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। तो सेडिशन का क्या मतलब बनता है फिर? ठीक है, तो यहाँ पर उसको लेकर पूरा का पूरा जो केस है वो डिस्कस किया गया है। पूरा सेडिशन क्या है मैं आपको एग्जैक्ट एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बस खाली ध्यान से इन चीज़ों को सुनना। ये यूपीएससी जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पहले ये समझो कि सेडिशन का हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है, इसका इतिहास क्या है। सेडिशन मतलब क्या होता है? राजद्रोह या देशद्रोह जो हम बोलते हैं वो बेसिकली सेडिशन का मतलब होता है। सेडिशन वाले कानून को 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था। इंग्लैंड के जो लॉ मेकर्स थे उनका मानना ये था कि अगर किसी का ओपिनियन, कोई भी व्यक्ति सरकार के बारे में कोई भी चीज़ सोचता है तो उसकी सोच सरकार के लिए अच्छी होनी चाहिए। अगर कुछ बुरा सोचेगा तो उसको, उसके ऊपर राजद्रोह या देशद्रोह का चार्ज लगाकर सीधा उसको अंदर डाल दिया जाएगा, सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाएंगे। यानी सरकार के प्रति कोई बैड ओपिनियंस नहीं होने चाहिए। इस प्रकार की यहाँ पर जो सोच है वो 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड लॉ मेकर्स ने यहाँ पर रख कर इस सेडिशन लॉ को तैयार किया। अब जो ये लॉ है, ओरिजिनली इसको ड्राफ्ट किया गया 1837 में। ओरिजिनली ड्राफ्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे? थॉमस मैकले, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे। इन्होंने यहाँ पर इस कानून को हमारे इंडियन पीनल कोड में यहाँ पर ऐड कर दिया बाद में। तो आज हमारे देश में सेडिशन चलता है मतलब 1837 का कानून अभी भी चल रहा है, इतना ज़्यादा पुराना। हाँ बिल्कुल। अब आप देखोगे इंडिया के पास में इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी। जैसे आईपीसी सीआरपीसी होता है ना, तो इंडियन पीनल कोड आईपीसी के अंदर में, आईपीसी को वैसे 1860 में लेकर आया गया था। और इसी आईपीसी में
10 साल बाद 1860 में पूरा ये कानून आया आईपीसी, और 10 साल बाद 1870 के अंदर में 1870 में सेक्शन 124 ए, कौन सा सेक्शन 124 ए जो है वो ऐड कर दिया गया 1870 में आईपीसी के अंदर में, और इसी सेक्शन के तहत सेडिशन का लॉ हमारे आईपीसी में डाल दिया गया। और ये अमेंडमेंट जो किया था ना, क्योंकि अमेंडमेंट करने के बाद में ये सेक्शन 124 को ऐड किया था, ये सारे अमेंडमेंट सर जेम्स स्टीफन ने इंट्रोड्यूस किए थे जब उनको ज़रूरत लगी कि भैया इस प्रकार का कानून होना चाहिए। तो आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज के समय में भी जो सेडिशन है ये बेसिकली एक अपराध है इंडियन पिनल कोड के अंदर में सेक्शन 124 ए के तहत। अब ये सेक्शन 124 ए आईपीसी का बोलता क्या है, मैं आपको वो समझाता हूँ। ये बोलता है, ये हमारे सेडिशन को डिफाइन करता है कि सेडिशन एक ऑफेंस है, एक अपराध है। एक अपराध है कब? जब एक व्यक्ति बोलकर, लिखकर, उसके बाद में अपना साइन कर या अपना विजिबल रिप्रेजेंटेशन देकर सरकार के प्रति नफरत फैलाएगा, तो उसको सेडिशन के तौर पर अरेस्ट किया जा सकता है। सरकार के प्रति डिसअफेक्शन, सरकार के प्रति नफरत फैलाने को लेकर, ठीक है। अब डिसअफेक्शन का मतलब ये नहीं है कि सरकार कुछ गलत कर रही है तो भी आप वो सवाल ही उठा सकते हैं, तब आप उठा सकते हो सवाल कि सरकार कुछ गलत कर रही है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ ऐसी ही यहाँ पर फालतू में नफरत फैलाई जा रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार सेडिशन के चार्जेस उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर लगा सकती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसका मिसयूज़ ही तो होता है। राइटर का यही तो कहना है कि यहाँ पर इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है, गलत दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग मतलब कि फालतू में लोगों को सेडिशन के चार्ज में अरेस्ट कर दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति सही क्वेश्चन भी उठा रहा है, सही मुद्दा भी उठा रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ में, तो गवर्नमेंट सोचती है कि यार ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए, अगर उनको लगता है तो सेडिशन के चार्ज में उसको अरेस्ट करवा सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब मान लो किसी के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लग गए तो उसको क्या सज़ा मिल सकती है? उसको सज़ा, पहली चीज़ नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वो बेल भी नहीं ले सकता, बेल का कोई ऑप्शन उसके लिए ओपन नहीं है। प्लस उसको यहाँ पे जो सज़ा है वो स्टार्टिंग में 3 साल की दी जा सकती है, और लगता है अगर इसको बढ़ाई जानी चाहिए तो बढ़ाई जा सकती है। उम्र कैद की सज़ा भी यहाँ पर दी जा सकती है, उसमें फ़ाइन भी ऐड किया जा सकता है। और एक व्यक्ति जब भी इस पर्टिकुलर सेडिशन के चार्जेस में अरेस्ट किया जाएगा तो उसको, अगर उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब है तो वो चली जाएगी। प्लस यहाँ पे आगे फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब कोई लगने वाली भी नहीं है, उसको बिना पासपोर्ट के रहना होगा। जब जब कोर्ट बुलाएगा तब तब उसको कोर्ट के अंदर प्रस्तुत होना पड़ेगा। तो सेडिशन क्या है ये आप समझ गए। अब दुनिया भर में बात ये जब की जाती है, इंडिया भर की अगर मैं बात करूँ, कई सारे आर्टिकल आपने पढ़े हैं कि इस पर्टिकुलर कानून में दिक्कतें क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम, रेलिक ऑफ कॉलोनियल एरा, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने के ये अवशेष हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है जो अभी भी चल रहा है। इवन यहाँ पर ये वो कानून है जिससे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह जी, ये जो यहाँ पे जितने भी फ्रीडम मूवमेंट चलाने वाले हमारे पर्सन थे, इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे। जब जब इन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठाई, इनके ऊपर यहाँ पे ये राजद्रोह, देशद्रोह के चार्जेस लगाए गए। तो इतना पुराना ये कानून जो कि अंग्रेज़ों के अवशेष के तौर पर अभी भी रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको हटाना चाहिए। पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारे संविधान को बना रही थी, ठीक है, जिसने हमारे संविधान को बनाया है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी स्टार्टिंग में अग्री नहीं की थी। वो भी यहाँ पर सहमत नहीं थे कि हाँ सेडिशन को हमें संविधान में रखना चाहिए। मेंबर्स को ये लग रहा था कि भाई यहाँ पे अगर सेडिशन होगा, अगर संविधान में सेडिशन को रख देते तो एक तरफ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दे रहे हो, एक तरफ तो आपके पास में फंडामेंटल राइट्स है जहाँ पर आपको खुलकर बोलने का अधिकार है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, सेडिशन, जो कि यहाँ पर उसके ऊपर रोक लगा देगा। तो इस चक्कर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अग्री नहीं की और उसके बाद में यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि सेडिशन लॉ कहीं ना कहीं एक हथियार बन सकता है सरकार का, ठीक है। लोगों का यहाँ पे जो आवाज़ है वो बंद करवाई जा सकती है, एग्जैक्टली आप ऐसा कह सकते हो। तो ये मुद्दा यहाँ पर उठाया गया, भाई ये भी इस प्रकार से आप देख पाओगे तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तीसरा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े बड़े जजमेंट आए। फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जो ये केस था 1962 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका था कि भैया जो सेडिशन है इसको कम से कम यूज़ करो, ना के बराबर यूज़ करो, और आपके अकेडमिशियन, लॉयर, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स इनके रिगार्डिंग सेडिशन यूज़ ही नहीं कर सकते। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में बोली गई थी। बट क्या हुआ, उसके बावजूद भी सेडिशन यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको भी यहाँ पर डिसरिगार्ड कर दिया गया है, एग्जैक्टली ये बोला गया। तो अगेन यहाँ पर भी एक इशू है।
अब रिसेंट के कुछ डेवलपमेंट्स के ऊपर में मेन फोकस किया जा रहा है। देखो हाल ही में कुछ ऐसे मुद्दे आए हैं, जैसे फरवरी 2021 की बात है, कोविड के समय पर हमने आर्टिकल पढ़ाए भी थे। तो फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉलिटिकल लीडर को प्रोटेक्शन दी थी, उनको सुरक्षा की थी। पॉलिटिकल लीडर को प्लस 6 जर्नलिस्ट को यहाँ पे बचाया था अरेस्ट होने से। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्वीट कर दिया था, कुछ अनवेरीफाइड न्यूज़ को शेयर कर दिया था, जिसके बेसिस पर सरकार ने सेडिशन के चार्जेस लगा दिए। सेडिशन के खिलाफ में यहाँ पर एफआईआर उनके खिलाफ में जो रजिस्टर है वो कर दी गई थी। ये फरवरी 2021 की बात है। बस सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन की दी। फिर जून 2021 में, नहीं 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अगेन 2 तेलुगु चैनल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई थी। 2 तेलुगु चैनल्स ऐसे थे जो कि आंध्र प्रदेश सरकार के ऊपर में यहाँ पर कह सकते हो काफ़ी एलिगेशंस लगा रहे थे। उन चैनल्स का कहना ये था सरकार से कोविड नहीं संभला, ये वो वगैरह, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार ने, आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी जो सेडिशन के चार्जेस है वो लगा दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगेन वहाँ पर भी इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई। ठीक है, ये आप समझ रहे हो। तो ये था पूरा का पूरा सेडिशन का इशू जो कि यहाँ पर कवरेज दिया गया है। इसी प्रकार का एक और कानून है यूएपी, आपको पता होगा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, लेकिन वो कानून अलग है। उसका यूएपीए में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, कुछ ऐसी हरकतें जो कि देश के खिलाफ में जा रही हैं, देश से गद्दारी कर रहा है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर यूएपीए के चार्जेस लगाए जाते हैं और यूएपीए के चार्जेस के अंदर में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। वो पूरा का पूरा मैटर जो है वो अलग हो जाएगा। कहीं मैं आपके साथ में यूएपीए वाला जो टॉपिक है वो भी डिस्कस करूंगा, बट अभी जो यहाँ पे सेडिशन वाला मुद्दा था वो मैंने आपके साथ में कवर किया है। तो राइटर बोलते हैं कि लास्ट में हमें ये सोचना चाहिए, ये थोड़ा सा और डेमोक्रेटिक हो जाएगा जब जितने भी राज्य सरकारें हैं और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई है इसके ऊपर डिस्कशन करें, प्लस पब्लिक का ओपिनियन भी लें कि सेडिशन का एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। तो उसके बेसिस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर काम किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऑर्डर हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर सेडिशन लॉ को यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है इनके थ्रू। ठीक है, ये था पूरा का पूरा मैटर। आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। अगला जो एडिटोरियल है ये बात करता है स्पेयर अ थॉट फॉर साइकाइट्रिक केयर गिवर्स टू। अब ना इस आर्टिकल में कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं है, बट जो भी है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 3-4 लोग हैं जिन्होंने मिलकर इस पूरे एडिटोरियल को लिखा है। साइकाइट्रिक लोग कौन से होते हैं? साइकाइट्रिक डिसऑर्डर के बारे में आपने सुना होगा, साइको बोल देते हैं। साइकाइट्रिक डिसऑर्डर जो कि मेंटल डिसऑर्डर है, दिमाग से संबंधित डिसऑर्डर्स की बात की जाती है। मेंटल इलनेस, दिमागी संबंधित बीमारी की हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो इस एडिटोरियल में फोकस दिया गया है कि बहुत सारे, मतलब इंडिया में हर 4 परिवार में से एक इंसान ऐसा निकल कर आता है जो कि कहीं ना कहीं इस मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। तो वो तो व्यक्ति प्रॉब्लम फेस कर ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके परिवार वाले जो भी यहाँ पे उसको केयर कर रहे हैं। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जो है यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया है, वो प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। चलो समझते हैं। तो नेशनल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग बात करें, 6 से 7% जो भारत की आबादी है, पॉपुलेशन है, वो मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रही है। और जैसे मैंने आपको बताया, हर 4 परिवार में से एक इंसान एक ऐसा निकल कर आ रहा है जिसको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, दिमागी संबंधित इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। और ये प्रॉब्लम कोविड-19 में और ज़्यादा बड़े लेवल पर पहुंच गई, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो मतलब पहले से बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, सारी चीज़ों को लेकर थिंकिंग बहुत ज़्यादा थी, मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे थे उन्हें। अब कोविड-19 की वजह से वो सोचने लगे यार अकेले पड़ गए हैं, आइसोलेशन हो गया है, या फिर किसी ने यहाँ पे अपने परिवार वालों को खो दिया, या फिर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी हो रही थी, लोगों के पास में पैसा नहीं था, है ना। उसके अलावा फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या होगा कोविड का, इस प्रकार की जो चीज़ें, इस प्रकार की टेंशन्स भी कई सारे लोगों ने ली हैं, जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स और ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। लेकिन राइटर यहाँ पर ये बोलते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर में कई सारी और दिक्कतें हैं, जॉब का स्ट्रेस, ये डिस्ट्रेस, वो स्ट्रेस। लेकिन पता है दिक्कतें क्या हैं कि अब वो व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, वो घर में है, अब उसके आसपास जो लोग केयर करने वाले हैं, परिवार के बाकी सारे जो सदस्य उसका जो देखभाली कर रहे हैं, उसकी जो ध्यान रख रहे हैं उसके ऊपर, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो 90% जो साइकाइट्रिक पेशेंट्स हैं इंडिया में, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ में, अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं, 90%। अब उनको परिवार वाले उनकी सारी की सारी जो कह सकते हो है ना, जो भी यहाँ पर उनकी देखभाली है, जो भी उनकी सेवा है, वो सारे के सारे परिवार वाले ही कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब क्या होता है कि पेशेंट के जो परिवार वाले हैं, केयर गिवर हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर मान लो परिवार बड़ा है, जॉइंट फैमिली है, तो इतना कोई स्ट्रेस पड़ेगा नहीं, इतना जोर पड़ेगा नहीं, सब मिलकर संभाल लेंगे भाई एक इंसान को। लेकिन मान लो परिवार छोटा है, एक ही यहाँ पर साथ का एक हस्बैंड है, एक बच्चा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो कि
जो परिवार के ऊपर जो बर्डन है वो थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, फाइनेंशियल बर्डन भी प्लस और दूसरे बर्डन्स भी पड़ने लगते हैं। तो वो एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन किया गया। तो अगर कोई महिला केयर गिवर है, मतलब समझ लो यहाँ पर वाइफ है और हस्बैंड यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है और महिला को देखभाली करनी है, तो महिला को और बहुत बड़े चैलेंजेस होने लगते हैं, है ना। उनको यहाँ पर बच्चे को भी पालना है, बच्चे को भी बड़ा करना है, करियर देखना है, प्लस फैमिली को सपोर्ट करना है, फैमिली का ध्यान रखना है, उसके अलावा घर का काम करना है। अब यहाँ पे उनको एक सपोर्ट भी देना है जो मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, तो उनके ऊपर बर्डन और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। तो वही बोला गया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लंबे समय के लिए केयर गिवर्स के ऊपर में, जो घर के लोग जो कि बेसिकली सेवा कर रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर पर्सन की, उन केयर गिवर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। उनके लिए हमें थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाना अति आवश्यक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो उसके बाद नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एंड द डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि मेन फोकस करता है इसी प्रकार के पेशेंट्स के ऊपर में। लेकिन क्या होता है कि जो लोग घर के सेवा दे रहे हैं उन पेशेंट्स को, उनको भूल जाते हैं कवर करना किसी भी स्कीम के अंदर में। तो ये ज़रूरी है कि हम यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाएं जहाँ पर जो लोग सेवा कर रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर पर्सन की, उन सभी लोगों को एजुकेट किया जाए, सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाए, है ना। साइकेट्रिक पेशेंट्स के साथ में क्या क्या प्रोवाइड करवाना है, क्या नहीं, उनको वो सारी चीज़ों को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन है वो दी जाए। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर उनको थोड़ा आराम मिलेगा। जो केयर गिवर्स उन्हें पता होगा एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे उनको थोड़ी सी मदद मिलेगी अगर बार बार यहाँ पर जो ये स्कीम्स हैं इनके माध्यम से सपोर्ट मिल जाए तो। प्लस यहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करवाई जा सकती है ना। साइको एजुकेशनल स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। पीयर सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा सकता है। मीटिंग्स की जा सकती हैं फैमिलीज़ के साथ में, इस प्रकार के टॉपिक्स को कवर किए जा सकते हैं। सारे के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है, लोग अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे, उन प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो दिया जा सकता है ना। इस प्रकार का सपोर्टिव वे में अगर यहाँ पे जो हमारी स्कीम है वो अगर काम करती है तो केयर गिवर्स को भी एक सपोर्ट मिलेगा। और अभी हम क्या कर रहे हैं, सारा सपोर्ट पेशेंट के प्रति है, केयर गिवर्स के प्रति नहीं है। तो केयर गिवर्स को भी जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है। इंडिया में आप देख पाओगे तो 43 स्टेट रन मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं। मेंटल हेल्थ वाले इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिल पाएंगे जहाँ पर 3800 साइकाइट्रिस्ट्स हैं और 900 क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट्स हैं। बोला यह जा रहा है कि भैया इस प्रकार के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन ऐसे वाले पेशेंट के जो डॉक्टर होते हैं, साइकाइट्रिस्ट्स होते हैं, उन डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमियां हैं। आप ये इमेजिन करो कि हर 4 मतलब कि मेंशन किया जा रहा है हर 4 लाख लोगों के लिए केवल एक साइकोलॉजिस्ट है। उसके अलावा हर 4 लाख लोगों के लिए एक साइकाइट्रिस्ट है और 16 लाख लोगों के लिए एक साइकोलॉजिस्ट है। तो इमेजिन करो ये नंबर बहुत ही कम है, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है। तो हमें कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर हेल्थ सेक्टर में बजट को अलोकेट करना पड़ेगा, यहाँ के लिए भी अलग से बजट लाना पड़ेगा। एक मेन फोकस यहाँ पे भी देना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो साइकाइट्रिस्ट्स हैं इनको हमें थोड़ा सा इनकी संख्या को बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि जो केयर गिवर्स हैं या फिर जो मेंटल डिसऑर्डर से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। प्लस कई सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कम्युनिटी मूवमेंट्स हैं, मिंत्रुत नाम है, लोन पैक नाम है, वाइट स्वान फाउंडेशन, इस प्रकार के कई सारे फाउंडेशंस, कई सारी कंपनियां हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन सबको साथ में आना पड़ेगा, साथ में मिलकर सपोर्ट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मुद्दा थोड़ा गंभीर है, सब साथ में मिलकर काम करेंगे तभी यहाँ पर कुछ ना कुछ हो पाएगा। क्लियर हुआ? तो अगर इस प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर पर्सन का ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत है एक अच्छे पार्टनरशिप की। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इनफॉर्मल केयर गिवर्स, साइको सोशल इंटरवेंशंस, हर चीज़ के बीच में एक पार्टिसिपेशन, एक कोऑर्डिनेशन बना रहे जिसके बेसिस पर हम यहाँ पर एक अच्छा ट्रीटमेंट लोगों को दे सकें। क्लियर हो गया? तो ये था यहाँ पर एक नया एडिटोरियल, ये था सारा का सारा डिस्कशन। आई होप गाइज आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। ना दोस्तों पता है एक और छोटा सा आर्टिकल है वो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ में, तो पॉसिबिलिटी हुई तो कल डिस्कस करूँगा। वो आर्टिकल मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये वाला आर्टिकल है, ठीक है, क्योंकि अभी वीडियो लेट हो रहा है, वीडियो लंबा भी ज़्यादा हो चुका है। तो ये वाला आर्टिकल मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूँगा। कल वाले न्यूज़पेपर के अंदर में मैं आपको समझाने वाला हूँ कलसा बंदूरी जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, प्लस यहाँ पे महादाई नदी के बारे में समझेंगे। वैसे मैं सारी डिटेलिंग्स लेकर आया हूँ, आपको PDF में डिटेलिंग्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं कल आपको एक्सप्लेन करूँगा। ना आगे आते हैं और अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वीडियो का अंत करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, ये लोड ऑन दो पेज को यार, बार बार पता है फ्रंट पेज पर आके ही प्रॉब्लम होती है। सब कुछ मैं बार बार तैयार करता हूँ, फ्रंट पेज पर आता हूँ तो सब कुछ रुक जाता है। एक सेकंड में चेक करता हूँ।
हो गया सही, अभी भी आधा ही पेज लोड हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, काम हो गया अपना। प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। जो टैटू करवाता है ना, आपको पता होगा एक निडल, एक सुई होती है ना, उससे यहाँ पर उसमें इंक भरी जाती है, उससे यहाँ पर वो आपके ब्लड के अंदर में टैटू को घोल देता है, जिससे कि यहाँ पर जो टैटू है, परमानेंट टैटू जो करवाया जाता है। तो उस टैटू की वजह से क्या एक इंसान से दूसरे इंसान में कोई बीमारी फैल सकती है? चिकनगुनिया तो भाई मच्छर से फैलता है, कोई मतलब ही नहीं है। HIV एड्स बेसिकली यहाँ पर इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से यहाँ पर फैलता है। बात है हेपेटाइटिस बी की, तो यही सही उत्तर है। ठीक है, और एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो HIV एड्स भी यहाँ पर टैटूइंग से फैल सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो सही उत्तर देखने को मिलेगा 2 और 3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस। ये एब्सोल्यूट तरीके से पॉसिबल है। जो एक सुई का इस्तेमाल किया जाता है इस टैटू को बनाने के अंदर में, तो अगर इस सुई में वायरस लगता है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे इंसान में भी यहाँ पर ये पहुँच सकता है। ये तभी होता है कि अगर एक सुई को अच्छे से यहाँ पर साफ़ नहीं किया या सुई चेंज नहीं की गई, तभी यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये बीमारी फैल सकती है, तो उसका सही उत्तर है बी, हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स जैसी प्रॉब्लम्स ये स्प्रेड हो सकती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बाय द हेल्प ऑफ टैटूइंग। ना दोस्तों, इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।